व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम अभिमन्यु। वेलकम टू स्टडी विद अमर। तो चलिए बच्चों, आज जो है पार्ट 2 हम अपना कैरी फॉरवर्ड करेंगे। दो ध्रुवीयता का जो अंत है ना, जो चैप्टर है 2022 और 2023 के लिए सीबीएसई के द्वारा निकाला गया था पॉलिटिकल साइंस के लिए, उसी चैप्टर को हम आगे फॉरवर्ड करने जा रहे हैं। तो पहले चैप्टर का जो नाम है वो जो शीत युद्ध का युद्ध हुआ करता था, उसको बदल करके अब इन्होंने दो ध्रुवीयता का अंत कर दिया है। हालांकि मैंने आपको फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसके अंदर सोवियत संघ मतलब ये शीत युद्ध क्या था उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया था मैंने, कि कैसे शीत युद्ध क्या हुआ था और कैसे अंत होने वाला था। तो उस अंत को लेकर के हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको बता ही दिया था, 7 चैप्टर्स हैं जो कि ऑलरेडी दिख रहे हैं आपको, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो है दो द्वितीय मतलब कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था 1939 से लेकर के 45 तक, उसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और इस चैप्टर के अंदर जो जो चीजें हमें डिस्कस करनी थी, जैसे कि सबसे पहला टॉपिक हमने डिस्कस किया था सोवियत प्रणाली या व्यवस्था क्या होती है। प्रणाली और व्यवस्था सेम होते हैं, याद रखिएगा। क्या होती है इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर दो परिणाम मतलब दो होते हैं पार्ट, एक तरफ से समझ लीजिए। एक होता है आर्थिक और एक होता है राजनीतिक। ये रहा देखिए। आर्थिक का मतलब क्या होता है कि पैसों से संबंधित होता है। पैसों से संबंधित मतलब कि देश के अंदर पैसों से संबंधित किस तरीके से जो है व्यवस्था चल रही है, उसके बारे में हमें यहाँ पर देखना होता था। जैसे कि इंडिया के अंदर एक बात बताइए मुझे। इंडिया के अंदर हम लोग मुद्रा जो हमारी कौन सी होती है, रुपया है ना, रुपीस बोलते हैं इंग्लिश में। और वैसे ही रूस के अंदर या फिर सोवियत संघ के अंदर उस समय पर कौन सी मुद्रा थी, ये जरा मुझे नाम बताइए। जैसे हमारे यहाँ पर रुपया है ना, तो वहां पर कौन सी थी ये बताइए। एक नंबर का सवाल भी बनता है ये, हल्के में मत लेना बेटा, आराम से पढ़ लेना एक बार, है ना। और सेकंड है यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था का मतलब जैसे इंडिया के अंदर राजनीतिक पार्टियां हैं, ऐसे ही वहां पर मतलब सोवियत संघ के अंदर उस टाइम पर कौन सी कैसी पार्टियां थी, उसके बारे में यहाँ पर हमने डिस्कस किया था। अब हम आगे अपना आगे फॉरवर्ड करते हैं। देखिए फिलहाल अभी हमें जो है ना सोवियत संघ का विघटन कैसे और क्या कारण थे उसके पीछे, ये मैं आपको पूरा अभी नहीं बताऊंगा। लेकिन हाँ, विघटन होने में मतलब सोवियत संघ का जब विघटन होने वाला था उससे पीछे ऐसी क्या क्या चीजें हुई, ऐसी क्या क्या गतिविधियां हुई, ऐसे कौन से नेता लोग थे जिनके कारण सोवियत संघ विघटन होने वाला था, ऐसा कुछ लगने लग गया था। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग सोवियत संघ के जो फेमस जो काफी पॉपुलर नेता लोग रहे हैं उनके बारे में हम लोग जरा यहाँ पर जान लेते हैं। क्योंकि इन्हीं में से आपको बहुत सारे सवाल तो यहीं से मिल जाएंगे। और आजकल तो सीबीएसई का यही पैटर्न भी हो गया है, 1 मार्क्स के सवाल, मतलब 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है बहुत सारे आ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर भी फिलहाल एक जरा वन लाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो सोवियत संघ के नेता थे वो कौन थे, व्लादिमीर लेनिन। लेनिन का नाम बहुत लोगों ने सुना होगा, बहुत ही मतलब काफी अच्छे इंसान थे एक तरफ से। बोल्शेविक जो कम्युनिस्ट पार्टी थे, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जैसे होता है रशिया, बोल्शेविक पार्टी भी बोलते हैं उसको, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी, उसके ही संस्थापक थे। कौन थे, व्लादिमीर लेनिन। और इसी पार्टी को लेकर के आगे आगे चलते रहे सारे के सारे, ठीक है। 1917 के अंदर जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी, या फिर आप बोले तो रूसी क्रांति हुई थी, उसके नायक थे ये, क्रांति के सबसे बड़े नायक थे। और उसके अंदर जो सबसे मुश्किल दौर था वो समाजवादी सोवियत समाजवादी गणराज्य के ये अध्यक्ष थे, संस्थापक माने जाते हैं। और हाँ, मार्क्सवाद के ऊपर तो ये लोग अच्छे से मतलब बिलीव करते ही हैं, ठीक है। तो ये है इनके बारे में कुछ कुछ चीजें जो कि आप लोगों को याद रखना है, ओके। और हाँ, एक और जरा ये भी देख लीजिएगा यहाँ पर कि ये कब से कब तक थे। मतलब फर्स्ट वाले थे तो 1870 से लेकर के 1924 तक थे, ये याद रखिएगा, इनका जन्म तिथि के हिसाब से बता रहा हूँ। उसके बाद आए जोसेफ स्टालिन। स्टालिन भी बहुत ही मतलब बोलते हैं नाम कमा रखा था इन्होंने भी क्रूरता करने में। इन्होंने क्या है कि लेनिन के उत्तराधिकारी कौन बने, जोसेफ स्टालिन। तो सेकंड नंबर आप इनको याद रखिएगा कि सेकंड नंबर पे जो नेता आए थे सोवियत संघ के अंदर वो थे स्टालिन, ठीक है। सोवियत संघ के मजबूत होने के दौर में ये थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, औद्योगिकरण में कुछ ज्यादा बढ़ावा दिया था, ठीक है। खेतों का जो है बलपूर्वक सामूहिकरण करवाया था। मतलब कि क्या होता है, खेतों को एक तरफ से सामूहिकरण करवाने में सबसे बड़ा योगदान इन्होंने ही दिया था, ठीक है। दूसरे विश्व युद्ध में जो है जीत का श्रेय भी इन्हीं को ही जाता है, ओके। क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, 1939 से लेकर के 45 तक। तो इसको धीरे धीरे याद भी रखते रहिए। चलिए फर्स्ट वाला बताइए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ था। स्टालिन के बाद आते हैं निकिता क्रुश्चेव। सबसे निकिता क्रुश्चेव देख लीजिए, सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। स्टालिन की नेतृत्व शैली में आगे चले थे ये, और इसी के आलोचक भी थे।
और इन्होंने जो है ना कुछ सुधार भी जो है हाँ, एक और चीज बताना चाहूंगा यहाँ पर। इन्होंने एक ये चीज जो है लागू करी थी, मतलब कि लेकर लेकर के आए थे। इनका एक प्रयास था, पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सुझाव रखा था इन्होंने। और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करते हैं ये चीज, मतलब कि पश्चिम के साथ जो इनकी अनबन चली आ रही थी उसको एक तरफ से सही डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि बाद में विफल ही हुई ऑब्वियसली। एक और चीज बताना चाहूंगा कि हंगरी के जो जन विद्रोह हो रहा था उसके दमन में और क्यूबा के मिसाइल संकट के समय में ये ही नेता जो थे शामिल थे। ठीक है। एक है ये लियोनिड ब्रेजनेव, सोवियत संघ के ये भी राष्ट्रपति थे। एशिया की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव दिया। अमेरिका के साथ संबंधों में तनाव की कमी के दौर से संबंध थे, और चेकोस्लोवाकिया जन विद्रोह के दमन में और अफगानिस्तान पर आक्रमण में शामिल थे। तो ये दो चीजें याद रखिएगा यहाँ पर, ये और ये दो चीजें यहाँ पर, ये दोनों नेताओं का नाम याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। अगला है मिखाइल गोर्बाचेव। इनका नाम तो आप प्लीज याद रखिएगा ही लिखिएगा, क्योंकि ये अंतिम राष्ट्रपति थे सोवियत संघ के। तो याद रखिएगा, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव, ना कि बोरिस येल्सिन। ये तो रूस के पहले प्रधानमंत्री हुए, मतलब राष्ट्रपति हुए। ठीक है। तो ये सबसे लास्ट वाले थे। इन्होंने दो सुधार दिए थे, प्रेस्त्रोइका और था एक ग्लासनोस्ट। तो इन्हीं दो की वजह से ही सोवियत संघ का जो है एक तरफ से विघटन का रास्ता पूरा पूरा क्लियर हो गया था। वो आगे बताऊंगा कैसे क्या हुआ। और हाँ, रूस के सबसे पहले जो राष्ट्रपति बने वो कौन थे? बोरिस येल्सिन। तो याद रखिएगा इस चीज में। ठीक है। अंतिम राष्ट्रपति कौन थे सोवियत संघ के? मिखाइल गोर्बाचेव। इस चीज का बात ध्यान रखिएगा। ओके। अब देखिए हुआ क्या था कि उन दोनों में जो है सोवियत संघ की जो आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था थी उनमें बहुत सारी जो है कमजोरियां थी। अब उनमें क्या क्या कमजोरियां थी ये मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो हम कृषि और उद्योगों के मामले में, मतलब कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि क्या कमियां थी। आपको पता है जैसे कि इंडिया के अंदर भी जब सरकारी कर्मचारी होते हैं या उनके हाथों में कोई काम होता है तो बहुत ही स्लो स्लो मोशन में काम करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है भैया हमारी नौकरी अब जानी तो है नहीं। तो वो लोग क्या करते हैं? मजे से काम करते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक ड्रॉबैक है, ये एक तरफ से एक कमजोरी हुई उनके लिए भी कि सरकारी कर्मचारियों के हाथों में था कृषि और उद्योगों का प्रबंधन, जिसकी वजह से, प्रबंधन का मतलब देख रेख करना या मैनेजमेंट जो होता है, वो सरकारी कर्मचारियों के हाथों में था, तो जो कि बहुत स्लो हो रहा था। और एक और चीज थी सोवियत संघ की, कि संसाधनों का बहुत ही बड़ा हिस्सा जो है ना वो लोग हथियार निर्माण करने में लगाते थे, और आज भी वो लोग वही करते हैं। ठीक है। और पूर्वी यूरोप के जो पिछलग्गू देश थे, मतलब कि सोवियत संघ का जो उस समय पर जो साथ दे रहे थे उनके ऊपर भी ये लोग जो है बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे थे। ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी का जो नियंत्रण है केवल नौकरशाही पर ही नहीं था, बल्कि अर्थव्यवस्था और उत्पादन के तौर तरीकों पर भी जो है बढ़ गया था। और इन्हीं सब चीजों की वजह से बहुत सारी चीजें जो है गलत हुई। और जो मिखाइल गोर्बाचेव बता था ना मैंने आपको, ग्लासनोस्ट लेकर के आ गए थे। ग्लासनोस्ट का मतलब ही होता है खुलापन, मतलब जिससे क्या हुआ, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो है स्टार्ट हो गया, शुरू होना हो गया। तो यहाँ पर लिखा है कि अगर नहीं था, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी, ये भी एक बड़ा कारण है जिससे कि सोवियत संघ के अंदर ऐसे ऐसी चीजें हो रही थी। मतलब ये सारी सारी कमजोरियां हैं आर्थिक और राजनीतिक पर देखा जाए तो। ठीक है। यही सारी कमजोरियां थी जिनकी वजह से मिखाइल गोर्बाचेव, जो बताया ना मैंने कि दो सुधार लेकर के आए थे, इन्हीं इन्हीं सभी कमजोरियों की वजह से मिखाइल गोर्बाचेव सुधार लाने के लिए जो है बाध्य हुए थे। तो यही सब चीजें हैं जिसकी वजह से मिखाइल गोर्बाचेव बोले नहीं, हम तो बहुत अच्छा करेंगे अब सोवियत संघ के लिए। नायक मूवी देखी है ना आप लोगों ने, बिल्कुल वैसे ही थे ये भी। और वो दो प्रकार के सुधार लेकर के आ गए भाई साहब, एक थे ग्लासनोस्ट और एक को बोलता है पेरेस्ट्रोइका। ग्लासनोस्ट का मतलब होता है खुलापन, अर्थात क्या होता है कि नागरिकों के यह अधिकार दिया गया कि सार्वजनिक विषयों के ऊपर उन्हें पूरी तरीके से ठीक ठीक जानकारी मिले। इससे का क्या परिणाम हुआ? 70 साल से जो चला आ रहा था सेंसरशिप, मतलब सेंसर का मतलब होता है कि अखबारों के ऊपर पाबंदी लगाई जाती है। अगर कोई भी चीज अखबार के अंदर छापनी हो तो सबसे पहले गवर्नमेंट से इजाजत लेनी पड़ती है। तो कम्युनिस्ट पार्टी के काम को भी जो है कुछ ज्यादा ही खुले तरीके से अपनाया गया, और एक जो पार्टी हुआ करती थी उसको अब कहीं ना कहीं बहुदलीय व्यवस्था में मार्ग भी खुल गया था उसका। दूसरा होता है प्रेस्त्रोइका। प्रेस्त्रोइका का क्या मतलब है? पुनर्रचना। इसके अंतर्गत क्या होता है कि राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों पर बल दिया गया। उद्योगों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहित किया जाने लगा। प्रतियोगिता, इसका मतलब पता है क्या होता है? कंपटीशन। ठीक है। ये जो कंपटीशन है, ये मेन खास बात पता है किसकी है? पूंजीवादी व्यवस्था की है, और ये लोग भाई साहब यहाँ लेकर के आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली लोग तो होना ही था।
आप अर्थव्यवस्था के निजीकरण की भी बात सुनने लगे, मतलब पूंजीवादी व्यवस्था में जाने लग गए। तो यही कुछ दो बदलाव थे जो कि मिखाइल गोर्बाचेव लेकर के आए थे। उनको लगा था, उनकी जो गट फीलिंग थी वो यही कह रही थी कि इन दोनों सुधारों के माध्यम से सोवियत संघ को निचले स्तर से उठा करके उचले स्तर तक, मतलब आसमान तक लेकर के जा सकते हैं, और लोगों का जो जीवन स्तर है सोवियत संघ के अंदर वो पश्चिम की तुलना में और भी ज्यादा हम बढ़ा सकते हैं, ऐसा उनका मानना था। आगे क्या हुआ ये तो बेचारे मर के जान नहीं मिल पाए वो बेचारे। आगे देखते हैं। फिलहाल के लिए तो अभी इतना ही बताता हूँ। अभी सोवियत संघ के विघटन के क्या क्या कारण थे पॉइंट वाइज, वो मैं आपको आज डिस्कस नहीं कराऊंगा, ये आपको मैं अपनी नेक्स्ट वाली जो वीडियो आएगी ना उसके अंदर बताऊंगा। सो आई होप बच्चों आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा ताकि मैं उसका आंसर कर सकूं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।